सुदीप फार्मा का आईपीओ आ रहा है करीब 895 करोड़ का। कंपनी थोड़े से यूनिक बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है। देखिए, फार्मा सेक्टर के अंदर जब ड्रग्स बनती हैं तो उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एपीआई, जिसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जिससे हमें ठीक होने में मदद मिलती है, यानी कि जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज रखता है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है एक्सीपिएंट, जो एक टैबलेट को बाइंड करके रखता है, स्टेबल बनाता है और कौन से बॉडी पार्ट में उसको पहुंचाना है उस चीज में काम करता है। 95% वॉल्यूम एक्सीपिएंट का होता है, जिसके अंदर ये एक्चुअली कंपनी डील करती है, यानी कि B2B बिजनेस के अंदर ये डील करती है। एक बार वैभव से पूछते हैं कि और क्या खास बात है इस कंपनी की। अब बिल्कुल, एक तो इंटरेस्टिंग बिजनेस तो है ही इनका, लिमिटेड कंपटीशन है डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया फार्मा की मार्केट में है। एंड थर्डली, हमने कहीं नहीं देखा है इतने अच्छे मार्जिन एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल और B2B बिजनेस के। तो आप देखिए पूरा एनालिसिस वैभव का, तभी आप अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं इस आईपीओ में। लेकिन उसके पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस का काफी प्रीमियम कंटेंट यहां पे लेके आ रहे हैं। ओवर टू वैभव नाउ। तो सुदीप फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत 1989 में हुई थी वडोदरा में। ये एक प्रोमोटर लेड कंपनी है, भयानी फैमिली ही इनकी प्रोमोटर है। एंड कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट या कोर प्रोडक्ट है वो फार्मा एक्सिपिएंट्स ही रहा है काफी समय से। लेकिन 2021 में इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन किया न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ, जिसमें मेजरली आपके विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो उसमें एक सब्सिडी इन्होंने लॉन्च करी थी। एंड 2025 में एक आयरलैंड कंपनी अक्वायर करी इन्होंने, जिससे इनकी यूरोपियन यूनियन में एक बड़ी प्रेजेंस हो गई न्यूट्रास्यूटिकल की मार्केट में। लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, सेगमेंट्स हैं, तो उसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए इनके बिजनेस की। तो इनका पहला सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें इनके एक्सीपिएंट्स और मिनरल्स आते हैं जिन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ऐसे सॉल्ट जो कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम से बने होते हैं जनरली। अब सुदीप की इस पूरी वैल्यू चेन में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको दो एग्जांपल समझ आ जाएगा। कंपनी ऑयस्टर शेल कैल्शियम बनाती है मेजर फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स के लिए। एंड ये जो शेल कैल्शियम है ये आगे यूज करती हैं ये पर्टिकुलर कंपनीज कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले ड्रग्स बनाने के लिए। सिमिलरली कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट के लिए, जो कि फिर फाइनली यूज होते हैं इन्फेंट और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए ड्रग्स बनाने में। तो कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का। काफी ट्रैक्शन गेन किया है इस सेगमेंट ने भी रिसेंटली। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स या सप्लीमेंट्स में जो प्रीमिक्सेस यूज होते हैं, ब्लेंड्स यूज होते हैं, तो कंपनी उसके बिजनेस में भी घुस चुकी है, स्पेसिफिकली यहाँ पे आयरलैंड में एक्विजिशन करने के बाद। इनफैक्ट अगर मैं FY23 की बात करूं तो जो इनका कोर सेगमेंट है वहां से 77% रेवेन्यू आता था, और ये दूसरा सेगमेंट स्पेशलिटी वाला यहां से 23% रेवेन्यू आता था। लेकिन FY25 में उनका स्पेशलिटी सेगमेंट से शेयर बढ़ के 34% हो गया है फ्रॉम 23%। इंपॉर्टेंटली इसकी वजह से कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो फाइनेंशियल्स में भी दिखेगा। तो अगर कंपनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्लेयर है तो कस्टमर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो इनके 1100 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग फाइजर, इंटेस, मैनकाइंड, और ग्लोबली काफी बड़े बड़े ब्रांड्स को भी ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। टॉप 5 कस्टमर्स इनका लगभग 35% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और टॉप 10 से 43% आता है। यानी कि अगर मैं B2B बिजनेस के हिसाब से देखूं तो ये अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू की। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी का रिपीट बिजनेस बढ़ता जा रहा है। FY23 में 63% के आसपास रिपीट बिजनेस जनरेट करते थे, जो FY25 में 80% हो गया। लेकिन इन कस्टमर्स तक कंपनी पहुंचती कैसे है, तो 68% कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है, इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हो जाते हैं इनके लिए, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में कंपनी की अच्छी खासी पेनिट्रेशन है। तो इन्होंने 15 वेयर हाउसेस ग्लोबली बना रखे हैं एंड 2 इंटरनेशनल सब्सिडरीज केवल और केवल सेल्स और कस्टमर सर्विसेज के लिए ही खोल रखी हैं, ताकि इन कस्टमर्स को ये केटर कर पाए। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंटली सब कुछ इन हाउस ही कंपनी करती है। 3 इनके गुजरात में प्लांट है और 1 अब आयरलैंड में है एक्विजिशन की वजह से। लेकिन मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो अभी भी 24% जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं इन एक्सीपिएंट्स को या न्यूट्रास्यूटिकल्स के ब्लेंड को बनाने के लिए, लगभग 24% ये इंपोर्ट ही करे जाते हैं, 75% इंडिया से होते हैं। अभी डिपेंडेंसी में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर इंपोर्ट का अभी कुछ टाइम पहले 40 से 50% के बीच में था। अब देखते हैं इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 2-3 सालों में। वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको कंपनी की स्टेबिलिटी का पता लग जाएगा इधर। FY23 से FY25 आप देखेंगे कंपनी का 438 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 511 करोड़ का हो गया, यानी कि नॉमिनल ग्रोथ रही है, अराउंड 8% CAGR की रही है पिछले 2 साल में। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली आप कंपनी का EBITDA मार्जिन अगर देखते हैं तो 23% से बढ़ के 40% हो गया। अब ऐसा कोई चमत्कार हुआ है क्या, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली FY23 में कुछ एक्सेप्शन था, एक वन टाइम मैनेजरियल बोनस एक्सपेंस था, जिसकी वजह से हमें FY23 में EBITDA मार्जिन कम दिख रहा है। कंपनी
ऑन एन एवरेज जनरली 37 to 40% के EBITDA मार्जिन पे ऑपरेट करती है, जो कि जनरली एक फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन की किसी भी कंपनी में थोड़ा देखने में नहीं मिलता है। इसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 62 करोड़ से बढ़ के लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गया है। अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी निकल के आ रहा है। हालांकि मैं डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करूं तो डेट टू इक्विटी ऑल्दो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन डेट कंपनी का ओवरऑल बड़ा है। इनफैक्ट FY24 में कंपनी का 75 करोड़ का डेट था, जो कि अब बढ़ के 135 करोड़ का हो गया है, क्योंकि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ नई लाइंस डाल रही है। अब चलते हैं वैल्यूएशंस और कंपैरिजन की तरफ। इंपॉर्टेंटली कंपनी ने कोई भी कंपेटिटर नहीं दिखाया है RHP में, लेकिन जब हमने डिग डीप किया तो पाया कि एक कंपेटिटर वो डेफिनेटली दिखा सकती थी, सिगाची इंडस्ट्रीज, जो कि खुद भी एक फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट है। हालांकि सिगाची एक आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि ऑल्दो अर्निंग्स ग्रोथ भी कम है, इसके मार्जिन्स भी कम है, प्लेन एक्सीपिएंट्स ही मैनेज करती है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। इतना डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस उनका नहीं है एज कंपेयर टू सुदीप फार्मा, पर फिर भी कंपैरिजन एक बार करना जरूरी है। तो अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली 50% दिख रही है, क्योंकि FY23 में यहाँ पे हमने देखा था सुदीप फार्मा का एकदम से राइज हुआ था एक मैनेजरियल एक्सपेंस की वजह से, पहले से कम दिखा रहा है, तो जनरली ये वैसे कम ही है। सिगाची का 20% है, लेकिन मैं प्राइस टू अर्निंग्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट डबल की अर्निंग्स कमांड कर रहा है अभी सुदीप फार्मा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लग रहा है अर्निंग्स अभी सही मेट्रिक नहीं है, मैं प्राइस टू सेल्स भी यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी 13 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट सिगाची इंडस्ट्रीज के 4 टाइम्स से ज्यादा मांग रहा है यहाँ पे सुदीप फार्मास्यूटिकल्स अपनी वैल्यूएशंस के लिए। तो क्लियरली अगर मैं देखूं सुदीप फार्मा एक बेटर मार्जिन्स कमांड कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन भी डिमांड कर रही है इन्वेस्टर्स से। लेकिन हमें यहाँ पे एक बार मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। तो अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से बात करूं, कंपनी लगभग 76 करोड़ का केपेक्स करने वाली है IPO के मनी से ही। वैसे तो ज्यादातर OFS है, लेकिन फ्रेश इशू में काफी सारा पैसा कंपनी अपनी एक फैसिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए ही डालने वाली है। उसके अलावा कंपनी वैल्यू चेन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, स्पेशलिटी या न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ कंपनी गई है, जिसमें एक बेटर मार्जिन कंपनी को देखने को मिला है। अब यहाँ पे इवन दो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट मार्केट केवल 4.7% से एक्सपेक्टेड है इंक्रीज होगी फ्रॉम 25 to 29, लेकिन अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स या विटामिन मिनरल्स की बात करूं तो वो एक्सपेक्टेड है 7% CAGR से बढ़ेगा ग्लोबली, फ्रॉम $29 बिलियन इन 2024 टू $41 बिलियन इन 2029। एंड स्पेसिफिकली में अगर मैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि डायरेक्ट टाई अप है कंपनी का ग्लोबल और इंडियन फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स से, तो वो एक्सपेक्टेड है FY24 से FY30 तक डबल होने की यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन और उनके फंडामेंटल्स को भी क्या रिस्क है, देखिए एक तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट ऑडिट्स होते हैं। US FDA जो कि US का ड्रग रेगुलेटर है, WHO, ये काफी सारे ऑडिट्स करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई भी कंपनी को। R&D में स्पेसिफिकली काफी ज्यादा कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट में बने रहने के लिए। अब क्विकली हम यहाँ पे एक बार IPO डिटेल्स देख लेते हैं। तो लगभग 895 करोड़ का इशू है, जिसमें से OFS 800 करोड़ है, ज्यादातर OFS ही है, 95 करोड़ ही फ्रेश इशू है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। अब इनके ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे हमने कहा था 76 करोड़ कंपनी जो नई फैसिलिटी अपनी एक्सपैंड कर रही है उसमें इन्वेस्ट करने वाली है, और 19 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा है। इसके अलावा फेस वैल्यू है कंपनी का ₹1 पर शेयर, और मैं IPO प्राइस की बात करूं तो 563 से 593 रुपीज रखा गया है, 593 अपर प्राइस बैंड पे। लॉट साइज 25 शेयर है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में 14,825 की है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में 13 लॉट्स है 1,92,725 की। अगर मैं पोस्ट इशू मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 6700 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ओपन होने के बाद। उसके बाद 21 नवंबर 2025 को ये ऑफर की ओपन डेट है, क्लोज हो जाएगा 25 नवंबर को। अलॉटमेंट की डेट 26 नवंबर रखी गई है, तो रिफंड आना यानी अगले दिन शुरू हो जाएगा 27 नवंबर 2025 को, और क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो 27 नवंबर को ही, एंड कंपनी फाइनली लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 28 नवंबर को। अब दोस्तों चलते हैं फाइनल रिकमेंडेशन पे। यहाँ पे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आप फिलहाल यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, इवन दो स्ट्रॉन्ग मार्केट IPO डिमांड रहती है। लेकिन देखिए एक तो वॉलिटिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी मॉडरेट है, यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट कंपनी एक मार्केट लीडर है अपने इस सेगमेंट में, कंपटीशन भी लिमिटेड है, लेकिन मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ और कम रेवेन्यू की वजह से पता चलता है ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज बड़ा छोटा है एज कंपेयर टू द ओवरऑल फार्मास्यूटिकल मार्केट। उसके अलावा अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बात करूं तो यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हाई रखी हैं। कंपनी ने फिलहाल बहुत ज्यादा रूम नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कुछ अच्छा खासा गेन करने के लिए, और OFS भी है, तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सोच सकते हैं एक पोजीशन लेना, और लॉन्ग टर्म में अभी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा सकती। तो आप क्या सोचते हैं इस IPO के बारे में, इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अभी तक एसिड योगी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। यहाँ पे हम अपना सारा इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज, अपना स्टॉक मार्केट, IPO एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट रिलीज करेंगे।